इरावती, व्याकुल मत हो। तुम्हारा सुहाग अखंड रहेगा। मैं अभी इन दोनों में प्राण फूंक देती हूँ। जाओ, इन दोनों के सिरों को उनके धड़ों से जोड़ दो। तथास्तु। सूर्यभान, ये क्या हुआ? तुम्हारा सर मेरे धड़ पर और तुम्हारा सर मेरे धड़ पर? ये कैसे संभव है? हे माँ काली, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? मैंने अपने पति का सर उसके मित्र के धड़ पर, मित्र का सर अपने पति के धड़ पर लगा दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया माँ काली। विक्रम, हो गया ना तू भौचक्का। अब तू सोच रहा होगा कि आरंभ में ही मैंने तुझसे यह प्रश्न क्यों पूछा। मेरा सिर तेरे धड़ पे और तेरा सिर मेरे धड़ से क्यों जोड़ा था? अब वेताल विक्रम है और विक्रम वेताल। मैं जो कहता करता हूं वो मेरा 1100 वर्षों का अनुभव है। अब प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ चुका है। किसके साथ रहेगी इरावती? कौन होगा उसका पति? सोच समझ कर उत्तर देना, क्योंकि यदि इरावती ने जरा सी भी चूक की और गलत पति चुन लिया तो सारा संसार उसे उल्टा कहेगा। राजा विक्रमादित्य, न्याय करो। बताओ, इरावती का सच्चा पति कौन है? वो चंद्रभान का धड़ जिस पर सूर्यभान का सिर है, या वो सूर्यभान का धड़ जिस पर चंद्रभान का सिर है? बोल विक्रम, न्याय कर। तू बेताल की कहानी सुन चुका है। यदि तुमने जानने के बाद भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े 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 कर दूंगा। बोल विक्रम, बोल। बेताल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है और उत्तर हम देंगे अवश्य, किंतु इस प्रेत घाटी से बाहर निकलने के बाद। विक्रम, तू जो सोच रहा है वो मेरे शर्त के अनुसार नहीं है और मुझे स्वीकार्य भी नहीं है। उत्तर तो तुझे अभी देना होगा विक्रम। उत्तर दे विक्रम, उत्तर दे, नहीं तो जीवन भर इस यान को तुझे अपने ही भार से
संतुलित रखना होगा। तुम उत्तर सुनना चाहते हो बेताल? तो सुनो। इरावती का पति वही होगा जिसके धड़ पर चंद्रभान का सर होगा। विक्रम, मैंने तुमसे कहा था सोच समझ कर उत्तर देना। मनुष्य की पहचान केवल उसका मुख नहीं, संपूर्ण अस्तित्व होती है, और मनुष्य का तन उसके अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पति पत्नी का रिश्ता तो तन और मन का होता है, इसलिए तन का महत्व कम नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने बेताल। तन का महत्व कम नहीं है, किंतु तन के सारे अंगों का स्वामी होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क के आदेश पर ही तन के सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं। इसलिए जहां चंद्रभान का मस्तिष्क है, वहीं चंद्रभान है। अर्थात इरावती का पति वही होगा जिसके धड़ पर चंद्रभान का सर होगा। राजा, मानना होगा तुम्हारा विवेक कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम मेरी हर बात में गहराई में उतरकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हो, किंतु इतनी गहराई में उतर जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे क्या कहा था। राजा विक्रमादित्य, तू बोला और मैं चला। हट जाओ बेताल, तुम भाग नहीं सकते। राजा विक्रम, मैं जानता था तू यही करेगा, इसलिए भद्रकाल की शक्ति को मैंने पहले ही चलवा दिया था। और काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती। अब इस भद्रकाल की शक्ति का कोई उपयोग नहीं। मैं जा रहा हूँ, तू भी लौट जा। अब मैं तेरे वश में आने वाला नहीं हूँ। तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं जा रहा हूँ। भद्रकाल, बेताल। एक और भद्रकाल है तो दूसरी ओर बेताल। क्या गुत्थी है दोनों की जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई तो संबंध है इन दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु कोई तो एक ऐसा सूत्र है जिससे ये दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बेताल भद्रकाल को क्यों चाहिए? केवल उस यज्ञ के लिए जिसके विषय में भद्रकाल ने हमें बताया, ये कोई और कारण है? और ये बेताल कौन है जिसे हम बार बार इतने प्रयासों के बाद भी साथ नहीं ला पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेताल को लाने का कोई अन्य मार्ग होगा? राजा विक्रमादित्य, मार्ग तो मैं ढूंढ रहा हूं उस भद्रकाल के अंत का, उस काल के विनाश का जो अपने पैरों तले संसार को रौंद देना चाह रहा है। मैं इस प्रेत घाटी से उसी के साथ बाहर निकलूंगा जिसमें भद्रकाल को समाप्त करने की शक्ति हो, और वो शक्ति उसी में हो सकती है जिसमें संसार के आधार सभी 25 गुण हो। राजन, मैं तुम्हारे सभी 25 गुणों की परीक्षा लूंगा, और ध्यान रहे, किसी भी गुण में यदि तुम असफल रहे
या किसी भी गुण की परीक्षा देते हुए तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं दूसरे विक्रम को ढूंढूंगा, परंतु इन 25 गुणों की परीक्षाओं में कोई समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आचार्य, जब से महाराज इस बेताल को लाने के चक्कर में उलझे, तब से हमारे मन में एक भय सा बैठ गया है। आप सत्य कह रही हैं महाराज, मुझे भी ये सन्यासी भद्रकाल अत्यंत मायावी और षड्यंत्रकारी प्रतीत होता है। पता नहीं बेताल को लेकर इसकी क्या योजना है। हमें हर स्थिति में महाराज को प्रेत घाटी जाने से रोकना होगा, जब तक ये ना पता चल जाए कि ये भद्रकाल वास्तव में चाहता क्या है और ये है कौन। पूर्णता, भद्रकाल, 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 भद्रकाल। इस संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? पूर्णता। अपने सपनों को पूरा करके संपूर्ण होना चाहता है, अर्थात पूर्णता। ये वारामिहिर ये क्या चाहते हैं? ज्योतिष में पूर्णता। आपकी भाभी पिंगला ये क्या चाहती हैं? कि इनका पुत्र की जो आकांक्षाएं वो पूर्ण हो जाए, अर्थात पूर्णता। हम कुछ समझे नहीं। यही बताने तो मैं यहां आया। उस दिन मैंने महाराज विक्रमादित्य के प्राणों की रक्षा की थी, ताकि आपकी इच्छा मैं पूरी करूं और मेरी इच्छा विक्रम पूरी करें। उस दिन के लिए हम कृतज्ञ हैं सन्यासी, परंतु उस घटना के पश्चात हमारे जीवन में संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। सांझ को महाराज प्रेत घाटी चले जाते हैं और सुबह अपने आप को राज्य के कार्य में झोंक देते हैं। ये संकट नहीं है महारानी, ये तो जीवन का चक्र है। क्या आपके ऋण चुकाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है? है तो नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है महारानी। विक्रमादित्य को हमें बेताल को पकड़कर देना ही होगा। ये मेरी एकमात्र इच्छा है, अन्यथा जो अकाल गया था वो महाकाल बन के फिर से लौट भी तो सकता है। नहीं सन्यासी, ऐसा मत कहिए। ठीक है, नहीं कहेंगे, किंतु आप महाराज विक्रमादित्य को यह मत भूलने दीजिएगा कि उन्होंने हमें बेताल को सौंपने का वचन दिया है, और जितनी शीघ्रता से ये वचन पूर्ण हो जाए उतना अच्छा। क्योंकि आप सब जानते हैं समय हर समय एक समान नहीं रहता। हमारा दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण होगा सन्यासी। राजा विक्रमादित्य,
तुम आ गए। बेताल, बेताल कहाँ है? या फिर तुम फिर से खाली हाथ तो नहीं लौट आए? खाली हाथ नहीं सन्यासी, कुछ प्रश्नों के साथ जिनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। प्रश्न? हाँ, प्रश्न तो होने चाहिए, किंतु ऐसा ना हो कि प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते तुम्हारे वचन का अर्थ ही समाप्त हो जाए। हमारा जीवन समाप्त हो सकता है सन्यासी, किंतु हमारे वचन का अर्थ नहीं। वैसे आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोचा कि देखूं कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु, और वो कौन है जो बेताल को मुझे सौंपने के तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा है। हमारे मार्ग की बाधा भी हम हैं सन्यासी, और निराकरण भी हम ही है। तो बेताल को वापस लाने का कार्य शीघ्र ही समाप्त होगा, इस आशा से हम चलते हैं। किंतु महारानी, याद रहे, अगली बार जब यह सन्यासी आएगा तो भोजन ग्रहण किए बिना नहीं जाएगा। नमक के बिना। अवश्य। आचार्य वरामेर जी। इस व्यक्ति की काल कुंडली निकालिए, आज के आने और जाने के समय के अनुसार, और ढूंढिए इसका सच। जो आज्ञा महाराज। महारानी, आप कहाँ खोई हुई हैं? भूख लग रही है, मैं चलिए भोजन कराइए। अवश्य महाराज, आइए हमारे साथ। नाग और नागिन न जिए एक दूजे के बिन, जन्म जन्मांतर का साथ निभाएं, गाएं प्रेम तराने रात और दिन। राजन, अब आरंभ होता है तुम्हारा तीसरा गुण, विवेकशीलता की परीक्षा। देखना यह है कि कथनी से केवल तुम विवेकशील हो या विवेकशीलता को अपने जीवन में भी धारण करते हो। महाराज, हमने आपके लिए मनभावन खाना बनाया है। अपने हाथों से खिलाइए। अवश्य। एकांत। स्वादिष्ट है। क्या बात है महारानी, आपके मुख पर चिंता? ऐसा लग रहा है जैसे पूनम के चांद को बादलों ने ढक लिया हो। महाराज, हमें उस सन्यासी पर गहन संदेह हो रहा है। हमें आशंका है कि उस सन्यासी के मन में अवश्य कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में आपके लिए, संपूर्ण उज्जैन के लिए बड़ा संकट ला सकता है। महाराज, जब उस सन्यासी ने आपको पुनर्जीवित किया था, तब हमें वो देवतुल्य लगे थे।
यदि उस समय वो हमसे हमारे प्राण भी मांग लेते ना, तो हम एक क्षण में हिचकिचाते नहीं। परंतु जब उसने आपके प्राणों की रक्षा के बदले आपको बेताल को लाने के लिए भेजा, हम तभी समझ गए थे वो अवश्य कोई षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें हम जाने अनजाने में उलझते जा रहे हैं महाराज। हो सकता है महारानी आपकी आशंका सत्य हो कि तुम्हें अपना ऋण तो चुकाना ही है ना। पर जब तक हम बेताल को पकड़कर नहीं लाते, सन्यासी का सच सामने नहीं आएगा। जब तक ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते, इनका सत्य और असत्य सामने नहीं आ सकता। महाराज, आप बेताल से क्यों नहीं पूछते? उसे अवश्य पता होगा सन्यासी का सच। हो सकता है महारानी कि बेताल उस सन्यासी का सच जानता हो, किंतु यदि ऐसा होता तो हमें कहानियां सुनाने से पहले सन्यासी का सच बताता, किंतु उसने ऐसा किया नहीं। और फिर बार बार उसका यूं हमें कहानियों में उलझाना, ये भी एक रहस्य है। ये भेद इतनी आसानी से नहीं खुलेगा महारानी। क्या हो महाराज? यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई और भी है महारानी।